हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम लोग क्या मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। मैथ में हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का मज़ेदार चैप्टर है, कौन सा है। तो इस चैप्टर का नाम है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तो हम लोग आज मार्केट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मार्केट में क्या क्या होता है, ठीक है, किस टाइप का मार्केट होता है, कैसे उसको क्लासीफाइड करते हैं। तो ये पूरा हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट और मार्केट का क्या मीनिंग है वगैरह आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आज से हमारा क्या इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो समझेंगे कि मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, यानी मीनिंग। तो मार्केट किसको कहते हैं? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि मार्केट हम लोग किसको कहते हैं। जो मार्केट होता है, मार्केट हम लोग किसको बोलते हैं? मार्केट किसको बोलेंगे? जहां पे कि बायर और सेलर हो। मार्केट में क्या क्या, अगर देखा जाए, सिंपली देखा जाए, तो मार्केट में क्या क्या होते हैं? बायर होते हैं, सेलर होते हैं, ठीक है। जहां पे क्या कि प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रोडक्ट और सर्विस को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, ठीक है। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं प्राइस को लेकर के, ठीक है। तो जहां पे बायर और सेलर हो, जहां पे कि क्या हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज हो, प्रोडक्ट और सर्विस को क्या करते हैं, जहां पे प्रोडक्ट और सर्विस दोनों हमको मिल रहा हो, प्रोडक्ट और सर्विस, जहां पे बायर और सेलर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट में बेसिकली देखा जाए तो क्या क्या होता है। मार्केट में अगर देखें तो मार्केट में क्या क्या होता है। तो मार्केट में तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए, जहां पे क्या हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा हो, प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जहां पे कि हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को लेकर के बार्गेन करते हैं, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस। क्या प्राइस को लेकर के क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। और क्या मार्केट में होता है, तो हमको मार्केट कंडीशन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमको मार्केट कंडीशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन, ठीक है। तो फिफ्थ हमारा क्या पॉइंट बनता है, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। तो जहां पे हमको क्या हो, मार्केट कंडीशन के बारे में हमको जानकारी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट। तो मीनिंग हमको समझ में आ गया कि मार्केट किसको बोलते हैं, जहां पे कि बायर हो, सेलर हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या, वहां पे क्या हो रहा हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा हो, जहां पे हम लोग क्या बार्गेन करते हैं। हमको मार्केट कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज क्या है, मार्केट के बारे में है, ठीक है, कि मार्केट के मीनिंग में क्या क्या आता है। इसके बाद हमारा आता है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मीनिंग के बाद हमारा क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारा एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट ऑफ मार्केट। इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, एलिमेंट्स है मार्केट का। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो सेकंड हमारा पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। अब हमारा क्या गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो मार्केट को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, मार्केट को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, और कौन कौन से बेसिस पे। तो जनरली देखा जाए तो मार्केट को जो क्लासिफाइड किया गया है, तो एक तो ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है,
फर्स्ट हमारा क्या आता है ज्योग्राफिकल एरिया, सेकंड क्या आता है टाइम के अनुसार हम लोग डिवाइड करते हैं मार्केट को, उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में आगे बताइए कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है, उसके बाद आता है रेगुलेशन के बेसिस पे, उसके बाद क्या आता है वॉल्यूम के बेसिस पे, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, और उसके बाद क्या आता है टाइप ऑफ कंपटीशन। तो हम लोग को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है मार्केट को, तो वो है 6 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, 6 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है मार्केट को। तो हमारा फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट हमारा कौन सा है जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। दूसरा क्या है, तो टाइम के बेसिस पे, और थर्ड हमारा क्या है, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ, सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। और फोर्थ हमारा है क्या, रेवोल्यूशन। फिफ्थ हमारा है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। और सिक्स्थ हमारा है क्या, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। तो क्लासिफाइड कितने टाइप में किया गया है मार्केट को, तो मार्केट को 6 टाइप में बेसिकली क्लासिफाइड किया गया, ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे यानी एरिया के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, रेगुलेशन के बेसिस पे, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे, और टाइप्स ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे। अब ज्योग्राफिकल एरिया, अब आता है एरिया के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। अब इसके बाद हम ये 6 को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा फर्स्ट क्या, ज्योग्राफिकल एरिया। अब एरिया के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड किया गया बताइए। ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है कि क्या वो लोकल मार्केट होगा, क्या वो लोकल मार्केट होगा, या फिर रीजनल मार्केट होगा, या फिर नेशनल मार्केट होगा, या फिर इंटरनेशनल मार्केट होगा। कौन कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया को अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें भी क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट में हमारा क्या आता है लोकल मार्केट, फर्स्ट में हमारा क्या आता है लोकल मार्केट। फर्स्ट में हमारा आता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट, लोकल मार्केट किसको बोलेंगे, जैसे लोकल मार्केट हमारा कौन सा होता है, जैसे अभी आपको अगर कोई चीज़ का ज़रूरत है तो आपके आसपास जो भी मार्केट होगा वहाँ पे जाइएगा, जो भी काम होगा, जो भी चीज़ लेना होगा वहाँ से आप लेकर के चले आइएगा। जैसे आपको सब्जी लेना है तो आपके आसपास में देखिएगा कि यहाँ पे सब्जी मंडी है, वहाँ से हम जाएंगे सब्जी लेकर के आ जाएंगे, या जहाँ पे भी सब्जी बेचता होगा। या फिर हमको दूध का ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, दूध पार्लर पे जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे दूध लेकर चले आएंगे। या जो भी छोटा मोटा चीज़ हम अपने अगल बगल के जो शॉप होते हैं वहाँ से जो लेकर के आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोकल मार्केट, उसको क्या बोलते हैं लोकल मार्केट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग लोकल मार्केट। लोकल मार्केट में हमको जो भी चीज़ ज़रूरत होता है उसको हम लोग क्या करते हैं आसपास के दुकान से जो हम उसको लेकर के आते हैं उसको क्या बोलते हैं लोकल मार्केट, ठीक है। जो भी सब्जी वगैरह, दूध हो गया हमारा, या डेली का चीज़ जो हमारा होता है वो हम क्या करते हैं आसपास से लेकर के आते हैं, उसको बोलते हैं लोकल मार्केट। दूसरा हमारा क्या आता है, सेकंड हमारा आता है क्या रीजनल मार्केट। अब रीजनल मार्केट में क्या आता है बताइए, रीजनल मार्केट में बताइए, रीजनल मार्केट में क्या आएगा रीजनल मार्केट में। तो रीजनल मार्केट होता है जैसे कहीं भी कोई चीज़ का क्या होता है फेमस होता है, कहीं पे भी कोई चीज़, जैसे हमारे बिहार में जैसे मिथिला साइड में देखा जाए तो वहाँ का क्या है
पेंटिंग फेमस है, तो उस जगह का वो पेंटिंग फेमस है, तो वो हमारा क्या आता है, रीजनल मार्केट में आता है। वो हमारा क्या आता है, रीजनल मार्केट में आता है। जैसे अहमदाबाद में क्या है, काइट मार्केट आता है। अहमदाबाद में काइट मार्केट फेमस है, तो वो काइट मार्केट जो अहमदाबाद में जो फेमस है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा रीजनल है, रीजनल मार्केट है। हर जैसे आसाम में कोई चादर है, आसाम का कोई एक चादर आता है जो कि फेमस है, जो वहाँ के लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो जो उसको बियर करते हैं, तो वो सब हमारा क्या आता है, जैसे कोई भी जगह का, कोई एक स्पेशल जगह का, वहाँ का कोई चीज फेमस होता है, तो वो हमारा क्या आता है, रीजनल मार्केट में आता है। वो किस में आता है, रीजनल मार्केट में आता है। उसी तरीके से हम आगे बात करेंगे क्या, तो एक आता है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट, अब नेशनल मार्केट में क्या आएगा बताइए, नेशनल मार्केट में क्या आएगा बताइए। अगर नेशनल मार्केट का हम बात करें तो नेशनल मार्केट में क्या आएगा बताइए। तो कोई भी चीज का जो डिमांड होता है हमारा, वो ऑल ओवर इंडिया हमारा है, या विद इन द कंट्री है, हमारे कंट्री के अंदर जो भी चीज डिमांड हो रहा है हमारा, डिमांड और सप्लाई हो रहा है हमारा, वो सब क्या आता है, नेशनल मार्केट में आता है। वो सब नेशनल मार्केट में आता है। जैसे कि हम हमारे स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल है हिंदी बुक का, तो हिंदी बुक क्या है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या इंडिया में बिकता है। मतलब ज्यादातर उसका डिमांड कहाँ पे है, इंडिया में है। बाहर के लोग उतना खरीदना पसंद नहीं करते, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आएगा हिंदी। तो एक हिंदी, जिस एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे हिंदी बुक का, तो हिंदी बुक हमारा क्या है, नेशनल मार्केट है। ये हमारे ऑल ओवर इंडिया में बिकता है हिंदी बुक। आउट ऑफ इंडिया उतना डिमांड नहीं है, बिकता होगा बाई चांस, कोई लोग खरीदते होंगे, लेकिन इसका जो डिमांड होता है क्या है, वो विद इन द कंट्री है। हमारे इंडिया में ये क्या होता है, बिकता है हिंदी बुक। ठीक है, यानी ये इंडिया के बाहर बहुत कम या ना के बराबर बिकता है हिंदी बुक, तो ये हमारा क्या आ जाता है, नेशनल मार्केट के अंदर आ जाता है। इसके बाद हमारा एक लास्ट आता है क्या, इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट, अब बताइए इंटरनेशनल मार्केट में क्या आएगा, इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारा क्या हो, उसका डिमांड और सप्लाई हो, ऑल ओवर वर्ल्ड उसका क्या हो, डिमांड और सप्लाई हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट। जैसे लोकल मार्केट में क्या है, डिमांड और सप्लाई क्या होगा, इन लोकल एरिया, ये एक तो ट्रेडिशनल बताए ही थे कि कहीं भी कोई चीज का फेमस होता है, वो उस जगह पे डिमांड और सप्लाई उसका ज्यादा होता है स्पेसिफिक एरिया में। नेशनल, विद इन द कंट्री आवर इंडिया में। इंटरनेशनल मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिमांड एंड सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका एग्जांपल का बात करें तो क्या आएगा इंटरनेशनल मार्केट में, गोल्ड, सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर का तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही डिमांड है, बाहर में डिमांड नहीं है, या फिर सिर्फ लोकल मार्केट में डिमांड है, या सिर्फ रीजनल मार्केट में डिमांड है, या नेशनल मार्केट में डिमांड है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, इसका डिमांड और सप्लाई है। ऑल ओवर वर्ल्ड, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये सब क्या है, डायमंड, ये सब क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबका डिमांड है, इन सब गुड्स का। तो ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं हमारे इंटरनेशनल मार्केट में। तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हम देखें तो कितने टाइप के मार्केट होते हैं, तो लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, और फिर फोर्थ हमारा था क्या, इंटरनेशनल मार्केट। तो ये तो हमारा एरिया के बेसिस पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम था, हाँ, तो इसके बाद अब देखेंगे क्या, टाइम के बेसिस पे।
सेकंड हम बात करेंगे किस पे, टाइम के बेसिस पे। अब बताइए टाइम के बेसिस पे मार्केट को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, टाइम के बेसिस पे मार्केट को कैसे क्लासिफाइड किया गया बताइए। तो टाइम के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट को क्लासिफाइड किया गया है क्या, एक है क्या वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, दूसरा है शॉर्ट पीरियड मार्केट, तीसरा है लॉन्ग पीरियड मार्केट, और फोर्थ है हमारा क्या वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। कौन कौन सा है, फर्स्ट हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, सेकंड हमारा क्या आता है शॉर्ट पीरियड मार्केट, थर्ड हमारा आता है क्या लॉन्ग पीरियड मार्केट, और फोर्थ हमारा आता है क्या वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ठीक है। तो टाइम के बेसिस पे मार्केट को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, तो टाइम के बेसिस पे फोर टाइप में। कौन कौन सा, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, और एक वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब बताइए इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, बताइए इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे। अब वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या आएगा बताइए, तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कहने का मतलब है जहां पे कि क्या हम इमीडिएट कोई चेंज उसमें नहीं कर सकते। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का कहने का मतलब है कि हम एकदम से उसका डिमांड और सप्लाई को हम नहीं बढ़ा सकते। डिमांड और सप्लाई हम वेरी शॉर्ट पीरियड में हम नहीं बढ़ा सकते और ना ही घटा सकते उसको, जो कांस्टेंट चल रहा है वही चलेगा वेरी शॉर्ट पीरियड में। जैसे वेरी शॉर्ट पीरियड करने का मतलब है कि आप सब्जी का एक ठेला लगाए हुए हैं और वहां पे आपको एक बैग से जो है वो ज्यादा कस्टमर आने लगे, तो एक बैग से आप क्या कीजिएगा कि डिमांड और सप्लाई ज्यादा नहीं कीजिएगा। अब ज्यादा सप्लाई, अब जितना है आपके पास उतना ही सप्लाई कीजिएगा, आप उतना ही बेचिएगा। एकदम से तो आप क्या कीजिएगा कि ठीक है बहुत सारा सब्जी तो लेकर के नहीं आ जाइएगा, आप जितना ठेला पे रखे हुए हैं सब्जी उतना ही बेचिएगा एट अ टाइम, उस टाइम में। आप ठीक है बाद में आप उसको क्या कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपना, और आप ज्यादा परचेज कर सकते हैं, ज्यादा सेल कर सकते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वहां पे डिमांड और सप्लाई क्या है, फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड commodities in very short period market। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, कमोडिटी को एकदम से इंक्रीज और डिक्रीज हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या गया वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, स्लाइटली लॉन्गर देन द वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर इसमें लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम, स्लाइटली लॉन्गर देन द वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड क्या है, स्लाइटली लॉन्गर है, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा ये। इसमें थोड़ा सा कुछ सोच समझ सकते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा स्लाइटली एकदम बोला है, क्या एकदम स्लाइटली। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ आउटपुट में बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद द गिवन फिक्स्ड फैक्टर।
तो आप शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में आप फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब कोई एक फैक्ट्री है और उसमें एक मशीन है, तो उस मशीन का कैपेसिटी है कि वो इतना प्रोड्यूस कर सकता है गुड्स को। उस जैसे एक मशीन है, तो इस पे बोला जा रहा है कि मशीन पे जो है वो कितना टोटल 10 पीपल क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। और अभी अभी इस पे मान लीजिए क्या है कि 6 पीपल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। 6 पीपल वर्क कर रहे हैं, ठीक। और 6 पीपल जो है वो मिल करके मान लीजिए कितना 100 पीसेस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि आप शॉर्ट पीरियड में क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा ये जो मशीन है ये क्या है, तो मशीन हमारा क्या है, फिक्स फैक्टर है। और यहाँ पे जो जो वर्कर हमारे काम कर रहे हैं, जो 6 पीपल काम कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेरिएबल फैक्टर। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है। तो बोला जा रहा है कि शॉर्ट पीरियड में आप फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकते। शॉर्ट पीरियड में एकदम से आपके पास अगर सप्लाई, जैसे डिमांड ज्यादा आ गया आपके पास, तो एकदम से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा मशीन ला करके आप नहीं बैठा दीजिएगा शॉर्ट पीरियड में। अगर यहाँ पे इस मशीन पे अगर 10 पीपल का कैपेसिटी है वर्क करने का, भी अगर आपके पास 6 पीपल वर्क कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट पीरियड में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस मशीन पे 10 पीपल को काम पे लगा सकते हैं, 10 आदमी इस पे काम कर सकता है शॉर्ट पीरियड में। यानी इंप्लॉयमेंट आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में क्या कर सकते हैं, आप इंप्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, ना कि फिक्स फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। आप मशीन को तो चेंज, दूसरा न्यू मशीन तो आप नहीं ला पाइएगा शॉर्ट पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में देखा जाएगा, लॉन्ग पीरियड में तो आप फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर सब चीज चेंज कर सकते हैं। लेकिन मशीन जो हमारा फिक्स फैक्टर है, तो शॉर्ट पीरियड में आप फिक्स फैक्टर को चेंज ना कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल फैक्टर को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, शॉर्ट पीरियड मार्केट के बारे में। थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा था क्या, लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट, अब बताइए लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या आएगा, बताइए लॉन्ग पीरियड मार्केट में। लॉन्ग पीरियड का बात करो तो इसमें क्या आएगा, लॉन्ग पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, तो लॉन्ग पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर आप दोनों चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन वेरिएबल फैक्टर को हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे 6 के जगह पे हम क्या कर सकते थे, 10 पीपल को काम पे लगा सकते थे, 10 इस पे कैपेसिटी था। लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्या बोल रहा है कि आप मशीन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, अगर आपके पास लंबा समय है और आपके पास क्या है, डिमांड ज्यादा आ रहा है, आपको सप्लाई ज्यादा करना है, तो एक मशीन सॉरी एक मशीन से अगर आपके पास उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आप दूसरा मशीन को भी ला सकते हैं, 2 मशीन बैठाएंगे, तब सप्लाई करेंगे। तो ये लॉन्ग पीरियड में क्या है, एप्लीकेबल है। लॉन्ग पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, अगर एक मशीन है तो हम इसको इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, 2 मशीन भी ला सकते हैं। ये पॉसिबल है, हम नया मशीन ला सकते हैं लॉन्ग पीरियड में। हम वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड में क्या कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर बोथ आर चेंज्ड। फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर बोथ आर चेंज्ड। अगर इसमें लिखें तो ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज्ड। तो शॉर्ट पीरियड में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड में क्या कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर हम बोथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
अब थर्ड क्या आता है हमारा, तो थर्ड आता है हमारा क्या, सॉरी फोर्थ हमारा क्या आता है, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। फोर्थ हमारा आता है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, तो यहाँ पे आप अच्छे से सोच विचार करके आप क्या कर सकते हैं, सारा चीज यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको मन है चेंज करने का कि हाँ ये चीज हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बहुत लंबा समय है, आप चेंज कर सकते हैं। आपको मन है कि फैक्ट्री पे यहाँ ना रख करके हम फैक्ट्री को दूसरी जगह शिफ्ट कर लो, आप वो भी कर लीजिएगा लॉन्ग पीरियड में। यहाँ पे आपके पास बहुत टाइम है, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, तो लॉन्ग पीरियड में अगर बात करें तो क्या आता है लॉन्ग पीरियड में, कि हम लॉन्ग पीरियड में हम सारा चीज को चेंज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग पीरियड का बात करें तो हम देखेंगे कि अच्छा लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, पॉपुलेशन इतना से इतना बढ़ जाएगा, सॉरी वेरी लॉन्ग पीरियड में, तो हम पॉपुलेशन के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, कैपिटल एज वेल एज कैपिटल के बेसिस पे भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास इतना कैपिटल है, अगर हम लॉन्ग पीरियड में देखें, वेरी लॉन्ग पीरियड में देखें, तो हमारे पास उस समय इतना कैपिटल हो सकता है, तो हम उसको देख करके भी हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर फ्यूचर में हो सकता है कि सप्लाई मेरा अभी ठीक है 100 यूनिट का सप्लाई है, आगे जाकर के हो सकता है कि 1000 यूनिट का मेरे पास क्या हो, सप्लाई हो। तो हम ये सब क्या करते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, ये सारे चीजों को हम सोच सकते हैं। अब यही चीज आप क्या कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड में सोच सकते हैं क्या, वेरी शॉर्ट पीरियड में तो अपने शॉर्ट पीरियड में इनफैक्ट नहीं सोच सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा क्या 1000 क्या बोलते हैं उसको, 1000 पीसेस का प्रोडक्ट क्या आएगा, सप्लाई आएगा, हम सप्लाई कर सकते हैं 1000, अभी 100 यूनिट कर रहे हैं, बाद में फ्यूचर में हम देखेंगे तो क्या करेंगे, 1000 यूनिट सप्लाई करेंगे। तो ये आप शॉर्ट पीरियड में नहीं सोच सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में आप नहीं सोच सकते हैं। तो ये तो था टाइम के बेसिस पे। इसके बाद क्या था हमारा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। थर्ड हमारा क्या था, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है बताइए, अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या आता है बताइए। तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन करने का मतलब इसमें देखिए दो आता है क्या, स्पॉट मार्केट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कैश मार्केट। अब बताइए स्पॉट या कैश मार्केट क्या होता है, तो इसमें बोल रहा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे आप कोई सामान को खरीदने गए हैं, कोई सामान को आप खरीदने गए हैं, तो उसको क्या कीजिएगा, कैश दीजिएगा और उससे सामान लीजिएगा। तो ये एक क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। आप कैश परचेज कर रहे हैं, तो कैश परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, कैश मार्केट में आ रहा है, स्पॉट मार्केट में आ रहा है। आप गए उसको पैसा दिए, उससे आप सामान लिए, हमको जो भी चीज का नीड था, मार्केट गए, मार्केट में मुझसे क्या किए, गुड्स को लिए और उसके बदले में हम क्या किए, पैसे दिए उसे। तो ये हमारा क्या था, स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट में, जहां पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज फॉर मनी। मनी को क्या करते हैं, मनी देते हैं और उससे क्या करते हैं, इमीडिएट हम क्या करते हैं, कुछ गुड्स को क्या करते हैं, उससे परचेज करते हैं, ठीक है। जहां पे हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, वेयर गुड्स आर exchanged for money payable immediately। ठीक है, तो हम इमीडिएट में जो भी कुछ काम, जैसे कोई भी चीज गए खरीदे, उसके बदले में पैसे हम उसको एट अ टाइम दे दिए, तो वो हमारा क्या आता है, कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में एक और आता है क्या,
तो एक आता है हमारा क्या, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। फॉरवर्ड या इसको बोल सकते हैं क्या, फ्यूचर मार्केट। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट क्या होता है बताइए, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट क्या होता है बताइए। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट का अगर बात करें तो जैसे देखिए कि एक चिप्स कंपनी है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे लेज है, ठीक है। तो लेज क्या है, उसको पोटैटो का नीड्स है। जब उसको पोटैटो का नीड्स है तो अभी क्या करेगा, वो वैसा जगह जाएगा जहां पे क्या हो, पोटैटो का खेती हो रहा हो। अभी मान लीजिए कि क्या है, किसान जो है वो आलू अभी लगाया ही है, और उसके बाद वहां पे क्या होता है कि पोटैटो कंपनी के कुछ लोग वहां पे जाएंगे, और जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा एरिया है, ठीक है, इस एरिया में मान लीजिए कि पूरा क्या हो रहा है, पोटैटो का खेती हो रहा है, ठीक है, इसमें पोटैटो का क्या हो रहा है, खेती हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेगा, लेज कंपनी का कोई आदमी आएगा, और वो क्या करेगा, पूरा जो फार्मर से जो है पूरा इस एरिया के बारे में क्या करेगा, वो बात कर लेगा। अभी पोटैटो तैयार नहीं हुआ है, अभी लगाया ही है, अभी ही इससे डील कर लेगा कि ठीक है, जब ये तैयार होगा तो ये हमें आप दे दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इसमें क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, किससे, तो फार्मर से। फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अभी इसको पोटैटो चाहिए नहीं, अभी तो तैयार भी नहीं, अभी तो लगाया ही है। तो ये क्या अभी आया और ये क्या कर लिया, इसको कुछ क्या कर लिया, एडवांस दे दिया। इसको क्या कर लिया, फार्मर को कुछ एडवांस दे दिया। और ये पूरा जब ये इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब ये पोटैटो पूरा तैयार हो जाएगा तो ये आप हमको क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा हमको दे दीजिएगा। अभी हम आपको इतना एडवांस में दे रहे हैं, जब आप हमको पूरा पोटैटो मिल जाएगा हम आपको बाकी का पेमेंट कर देंगे। तो ये हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये अभी पोटैटो तैयार है, नहीं, अभी हम खरीद रहे हैं, नहीं, अभी हम उससे क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं कि हमको इस एरिया में जितना, या उसका उस फार्मर का जितना भी पोटैटो का था, खेती कर रहा था, वो हम पूरा उसका क्या कर लिए हैं, हम परचेज कर लिए हैं। तो अभी नहीं, किसके लिए, तो फ्यूचर के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर मार्केट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर मार्केट, ठीक है। तो ये तो था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में। अब इसके बाद किसके बारे में हमको पढ़ना है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद क्या था, रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन क्या था बताइए। अब रेवोल्यूशन में क्या आता है बताइए। तो रेवोल्यूशन में फर्स्ट आता है क्या, रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट, और दूसरा क्या आता है, तो दूसरा है अनरेगुलेटेड मार्केट। अब रेगुलेटेड मार्केट क्या है और अनरेगुलेटेड मार्केट क्या, बताइए। एक है रेगुलेटेड मार्केट और एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट, बताइए दोनों क्या है, कोई लोग जानते हैं। तो रेगुलेटेड मार्केट किसको बोलेंगे और अनरेगुलेटेड मार्केट किसको बोलेंगे बताइए। तो रेगुलेटेड मार्केट उसको बोलते हैं जहां डेली बेसिस पे, यानी हर समय उस पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा हो, मार्केट होता हो, यानी एनी टाइम जब भी आप उससे बात कीजिए तो उस पर मार्केटिंग चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है उस पर। जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल अगर लें स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट। तो ये सब क्या है, ये सब रेगुलेटेड मार्केट है, यानी हर समय इस पे क्या होता है, कुछ ना कुछ, मतलब हर समय इस पे क्या होता है, मार्केटिंग चलते रहता है, शेयर खरीदते बिकते रहता है, शेयर का प्राइस बढ़ते घटते रहता है। तो अनरेगुलेटेड मार्केट क्या होता है बताइए, अनरेगुलेटेड मार्केट। तो अनरेगुलेटेड मार्केट जो डेली नहीं लगता हो, जैसे आप लोग को भी पता होगा कि आपके एरिया में भी कुछ होगा जो वीकली मार्केट लगता होगा, वीकली मार्केट लगता है, होगा कोई ना कोई, जहाँ पे रहते होंगे वहां पे।
इस दिन को ये मार्केट लगता है। जैसे दिल्ली में एक मंगल बाजार है, मंगल मार्केट। तो अनरेगुलेटेड का मार्केट का मतलब क्या है, जैसे इसमें एग्जांपल लिखिएगा क्या, वीकली मार्केट। इसका एग्जांपल हो गया स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट। अनरेगुलेटेड में क्या, वीकली में जो डेली नहीं लगता, जो कभी कभी लगता है, महीने में एक बार लगता हो, सप्ताह में एक बार लगता हो, जो डेली डेली बेसिस पे मार्केट नहीं लगता, तो उसको क्या बोलेंगे, अनरेगुलेटेड मार्केट। जो डेली बेसिस पे उस पर मार्केटिंग चल रहा हो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलेटेड मार्केट। तो ये हो गया क्या, रेगुलेशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किस पे, नेक्स्ट क्या था हमारा, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, फिफ्थ, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में क्या क्या आता है। तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में भी दो आते हैं, कौन कौन से, एक होलसेल मार्केट और दूसरा आता है रिटेल मार्केट, जिसके बारे में आपको भी पता होगा। होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट, और सेकंड हमारा क्या आता है, रिटेल मार्केट। अब बताइए होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट क्या हमको बताने का जरूरत है, आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे बात करें तो क्या आता है, होलसेल मार्केट और दूसरा आता है क्या, रिटेल मार्केट। अब बताइए होलसेल मार्केट किसको बोलेंगे, जहां पे बल्क क्वांटिटी में क्या होता हो, डिमांड और सप्लाई हो रहा हो। जहां पे बल्क क्वांटिटी में हम लोग सप्लाई करते हैं, एक दो चीज हम वहां पे नहीं खरीदते हैं। अगर हम होलसेल मार्केट का अगर बात करें तो लिख करके दे, अगर होलसेल मार्केट का, तो इसमें लिखिएगा द होलसेल मार्केट इज द market where the commodities are bought and sold, bought or sold in bulk और large quantity, bulk और large quantities। जहां पे क्या होता है, ट्रेडर्स लोग आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, वहां पे लोकल कंज्यूमर नहीं पहुंचते हैं। होलसेल मार्केट का बात करें तो इसमें क्या होता है, बी टू बी मतलब समझते हैं, बी टू बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन टू छोटा बिजनेसमैन, इसमें कर सकते हैं। जहां पे ये दोनों के बीच में डील होता है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। जो रिटेल मार्केट में रहता है वो क्या करता है, होलसेल मार्केट से सामान को खरीद करके लाता है, और रिटेल मार्केट में क्या करता है, बेचता है। बिजनेस टू बिजनेस इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिटेल मार्केट में क्या होता है, आपके लोकल एरिया में जो भी दुकानदार है वो सब क्या है, रिटेल मार्केटर है, जहां से इन यूजर्स तक पहुंचता है, यानी वापस से वो सेल करने के लिए नहीं खरीदते। रिटेल मार्केट में क्या होता है, जहां पे क्या होता है, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचता है, रिटेल मार्केट से अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचता है, कंज्यूमर के पास पहुंचता है, वहां से वो रीसेल कंज्यूमर रीसेल नहीं करते हैं। जिससे रिटेल मार्केट मतलब रिटेल मार्केट रीसेल करता है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर क्या होता है, इंड यूजर्स होते हैं उसके, ठीक है। तो कंज्यूमर के पास आकर के वो अंत हो जाता है, वहां पे उसको क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेल मार्केट। और रिटेल मार्केट में क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं। अगर रिटेल मार्केट को हम लिखा करके दें तो लिखिएगा, व्हेन द कमोडिटीज आर सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज में क्या करते हैं, गुड्स को सोल्ड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटेल मार्केट।
ये किसका मार्केट, ये क्या होता है, तो ये होता है क्या, अल्टीमेट कंज्यूमर्स का मार्केट होता है। दिस इज द मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर। इसको क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे क्या था, बिजनेस टू बिजनेस था, यहाँ पे क्या था, बिजनेस टू कंज्यूमर है। तो रिटेल मार्केट में क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, होलसेल मार्केट में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, ठीक है। तो ये था वॉल्यूम के बेसिस पे। अब हमारा लास्ट क्या आता है, अब लास्ट हमारा बचा क्या, टाइप्स ऑफ मार्केट, यही ना है, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। सिक्स्थ आता है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को किस तरीके से डिवाइड किया गया बताइए, कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को किस तरीके से डिवाइड किया गया बताइए। तो कंपटीशन के बेसिस पे मार्केट को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, और सेकंड हमारा क्या है, इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और दूसरा क्या है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इसके बारे में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, हमको इसी के बारे में क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या आता है बताइए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या आता है। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन का बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या आएगा बताइए। तो आइए अब हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्या, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। या फिर इसको भी रखे रहिएगा, इसको हम समझाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा क्या, टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं बताइए, मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। तो मार्केट 8 टाइप के होते हैं। मार्केट 8 टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, वो 8 टाइप कौन कौन से हैं बताइए। तो फर्स्ट हमारा आता है क्या, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। सेकंड हमारा आता है मोनोपोली मार्केट। थर्ड आता है क्या, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। थर्ड आता है क्या, ओलिगोपॉली मार्केट, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या आता है, डिओपॉली मार्केट। सिक्स्थ हमारा क्या आता है, सॉरी फिफ्थ हमारा क्या आता है, मोनोपोसोनी। सिक्स्थ हमारा क्या आता है, ओलिगोपोसोनी। और सेवेंथ हमारा क्या आता है, बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है। 8 हो गए, कौन कौन से, तो परफेक्ट कंपनी लिख के ले लीजिए आप, भूल जाइएगा। या फिर एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, बात करते ही चलते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट का, ठीक है। हम लोग एक एक करके सारे पे बात करते ही चलते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है, ए में हम बात करें तो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब बताइए कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या था, हम इससे पहले यही लिखे थे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब इसी में हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या होता है बताइए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसको बोलेंगे बताइए। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट उसको बोलेंगे जहां पे क्या होता है कि हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर हो। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन का बात करें, अगर इसमें हम पॉइंट लिखें परफेक्ट कंपटीशन पे, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है क्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। लार्ज नंबर ऑफ
बायर एंड सेलर्स। तो क्या होगा परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, यानी बायर और सेलर क्या होंगे लार्ज नंबर में होंगे, बहुत सारे होंगे बायर और बहुत सारे होंगे सेलर। ठीक है, ये किस में आता है परफेक्ट कंपटीशन में। सेकंड पॉइंट क्या आता है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब एक जैसा प्रोडक्ट होगा इस मार्केट में, होमोजीनियस प्रोडक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, और क्या आता है हमारा इसमें जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि एंट्री और एग्जिट, यानी कोई भी व्यक्ति कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है। इसमें एंट्री और एग्जिट दोनों क्या है फ्री है। एंट्री और एग्जिट क्या है फ्री है, कोई भी आ सकता है कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री और एग्जिट। ठीक है, यानी इसमें क्या आता है परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री और एग्जिट क्या है फ्री है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है एंट्री और एग्जिट क्या है फ्री है। और क्या क्या है परफेक्ट कंपटीशन में बताइए। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको जो है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसमें आपको नॉलेज भी कैसा होना चाहिए परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। और क्या होना चाहिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बताइए, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बताइए। और क्या हो सकता है बताइए, और जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसमें। तो परफेक्ट मार्केट में क्या होता है वो प्राइस टेकर होता है। परफेक्ट मार्केट में क्या होता है प्राइस टेकर। परफेक्ट मार्केट क्या है प्राइस टेकर है, प्राइस टेकर है। और क्या हो सकता है बताइए। इसमें यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस है। यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस का मतलब बताइए, यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस, यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस का मतलब बताइए। इसके बाद क्या आता है बताइए, और भी इसमें कुछ आता है क्या परफेक्ट कंपटीशन में बताइए। और भी कुछ पॉइंट आएंगे क्या इसमें। तो यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस का मतलब क्या एक जैसा प्राइस रहेगा, सारे गुड्स का क्या है एक जैसा प्राइस रहेगा। ठीक है, या किसी का ज्यादा या किसी का कम नहीं रहेगा, सबका प्राइस क्या है सेम ही रहेगा, यानी एक जैसा प्राइस रहेगा। उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस। और क्या आ सकता है बताइए परफेक्ट कंपटीशन में, और क्या आ सकता है और भी कुछ आ सकता है क्या बताइए। तो इसमें जो है डिमांड इज इक्वल टू होता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है प्राइस। यानी परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस, ये चारों क्या होंगे चारों इक्वल होंगे। किसमें तो परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों का तीनों क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तीनों का तीनों क्या होगा सेम होगा। और भी कुछ होगा क्या इसमें बताइए, और भी कुछ होगा। और भी कुछ होगा क्या इसमें।
अभी तो इसमें बहुत कुछ होगा। अब देखिए, हम कब मानेंगे कि इसमें सुपर प्रॉफिट होगा, कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कि लॉस होगा, कि शटडाउन पॉइंट होगा, कब इसका आएगा? तो सुपर प्रॉफिट देखिए कब होगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होने के लिए क्या चाहिए हमको? तो सुपर प्रॉफिट होने के लिए एवरेज रेवेन्यू बड़ा होना चाहिए किससे? एवरेज टोटल कॉस्ट से। अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से क्या है, बड़ा है, तो हमारा क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा। अगर हम जितना टोटल कॉस्ट लगाए हैं उससे हमारा रेवेन्यू अगर जब तक ज्यादा नहीं आएगा तब तक सुपर प्रॉफिट कहां से होगा? सीधी सी बात है। तो हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट है, उससे हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, ज्यादा आएगा, तो हमारा क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा। और अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट का, तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा बताइए? नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के क्या है, बराबर होगा, तो क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जितना हम कॉस्ट लगा रहे हैं उतना ही हम उससे क्या कर रहे हैं? अर्न भी कर रहे हैं। जितना हम पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में उतना ही हम कमा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा? बराबर होगा, और उसी को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हमारा आता है क्या? लॉस। लॉस कब होगा बताइए? लॉस तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। जब एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा एवरेज टोटल कॉस्ट आएगा तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। यानी जितना लगाए हैं हम, उसमें जितना कैपिटल लगाए हम उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं, तो हमारा सीधी सी बात है कि लॉस होगा। जैसे कोई बिजनेस में आप 100 रुपया लगाए हैं और वो आप 100 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं, आप उस पर 90 रुपया कमा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको लॉस होगा। अगर 100 रुपया लगाए हैं, अगर आप 100 रुपया से कुछ ज्यादा कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, तब आपके नॉर्मल प्रॉफिट में है। अगर 100 रुपया लगा करके आप 150 कमा रहे हैं, तो आप क्या है? सुपर प्रॉफिट में है। ठीक है, तो ये हो गया लॉस का। अब अब कब मानेंगे कि हमको बिजनेस को बंद कर देना चाहिए? यानी शटडाउन पॉइंट कब होगा बताइए? शटडाउन पॉइंट कब आएगा बताइए? शटडाउन पॉइंट, तो शटडाउन पॉइंट कब आएगा? जब एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से छोटा होगा। यानी एवरेज रेवेन्यू से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो हम कब, तब उस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे? फर्म को बंद कर देंगे। तब हमको फर्म को चलाने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। जहां पे हमारा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या होता है? बराबर। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जा रहा है। यानी कि हमारा जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप कोई एक फैक्ट्री में हैं और वहां पे आपके पास क्या 50 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसका भी अगर आपके पास पैसा नहीं निकल रहा है, तब आप फर्म को बंद कर दीजिए। तब आपको चलाने से कोई मतलब नहीं बनता है, वो आप लॉस ही कीजिएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? फर्म को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा बात किस पे था? तो ये सारा बात हमारा था किस पे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पे। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या होना चाहिए? तो वहां पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होंगे। प्रोडक्ट कैसा होगा? होमोजीनियस, एक जैसा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट का बात करें तो जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉप या फिर शैम्पू। ठीक है, या फिर क्या? शैम्पू। या इसमें ये नहीं लिखे।
और अगर लॉन्ग रन का बात करें तो लॉन्ग रन में फर्म क्या है, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, क्या, इन द लॉन्ग रन फर्म विल अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में क्या होगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या था, परफेक्ट मार्केट पे था। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, मोनोपोली मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बाद देखेंगे क्या, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट में क्या होता है बताइए, मोनोपोली मार्केट में क्या होता है बताइए। तो मोनोपोली, मोनोपोली मार्केट में क्या होता है बताइए, जहां पे क्या हो कि सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली मार्केट में कहां पे, जहां पे कि सिंगल सेलर होता है, यानी सेलर एक ही होगा, बायर मेनी होगा। अगर हम अभी बात कर रहे हैं किसका, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट में क्या है बताइए, मोनोपोली मार्केट में, तो मोनोपोली मार्केट में क्या क्या होता है, सिंगल सेलर होते हैं। मोनोपोली मार्केट में क्या होते हैं, सिंगल सेलर होते हैं और मेनी बायर होते हैं। सिंगल सेलर, मेनी बायर। और क्या होता है बताइए, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, मेनी सेलर मेनी बायर। मोनोपोली में सिंगल सेलर मेनी बायर। अगर मोनोपोली की अगर बात करें तो रेलवे, रेलवे क्या है, मोनोपोली है, सिर्फ गवर्नमेंट का है, उसको प्राइवेटली कोई आदमी तो नहीं चला रहा है, प्राइवेट तो कोई नहीं चला रहा है उसको, प्राइवेट कंपनी तो उसको कोई नहीं चला रहा है, उसका क्या है, रेलवे क्या है, मोनोपोली है। ठीक है, तो मोनोपोली में क्या होता है, फर्म इज इक्वल टू क्या होता है, इंडस्ट्री। फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। ये सब ऑब्जेक्टिव इस पे बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट बता रहे हैं आपको। अब बताइए, परफेक्ट कंपटीशन में तो एंट्री क्या था, फ्री था। क्या मोनोपोली में भी एंट्री फ्री है, मोनोपोली में भी क्या एंट्री फ्री है, नहीं, एंट्री क्या रिस्ट्रिक्शन है, एंट्री रिस्ट्रिक्शन। इसमें क्या है, एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। सब लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इंटर नहीं कर सकते मोनोपोली में। मोनोपोली में क्या कर सकते हैं, सब लोग इंटर नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, क्या, रेलवे। ठीक है, तो मोनोपोली में क्या एंट्री क्या रिस्ट्रिक्शन है, फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं है, फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं है। अब आता है क्या, क्या इसमें सब्स्टिट्यूट होते हैं क्या मोनोपोली में, तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, नो सब्स्टिट्यूट। नो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इसमें क्या है, नहीं है। अब इसमें और बात करें क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा मोनोपोली में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारे से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, हम उसी हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, हम पूरा उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इसको फास्ट ट्रैक लेक्चर मान सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, मोनोपोली में इलास्टिसिटी कितना होता है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोनोपोली मार्केट में, तो कितना होता है, लेस देन वन, लेस देन वन। इलास्टिसिटी कितना होता है, लेस देन वन होता है किसमें, मोनोपोली में। और क्या होता है बताइए मोनोपोली में। अब जैसे अगर परफेक्ट कंपटीशन का बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन क्या था, प्राइस टेकर था। क्या मोनोपोली भी प्राइस टेकर है, क्या मोनोपोली भी प्राइस टेकर है बताइए।
नहीं, मोनोपोली प्राइस टेकर नहीं है। तो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर। मोनोपोली क्या है? प्राइस मेकर है, ना कि प्राइस टेकर है। नॉट अ प्राइस टेकर। तो मोनोपोली क्या है? प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है मोनोपोली। ठीक है। और क्या पॉइंट आ सकते हैं मोनोपोली में, बताइए? और क्या पॉइंट आ सकते हैं मोनोपोली में? और क्या पॉइंट आ सकते हैं, बताइए? और क्या आ सकते हैं, बताइए? एक और ऑब्जेक्टिव बनता क्या? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बेस्ट exercised by the seller in monopoly। ऐसा ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स बना देंगे यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद ये लिख देंगे कैन बी द बेस्ट एक्सरसाइज बाय द सेलर इन मोनोपोली। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी प्राइस इसमें क्या हो सकता है? कोई भी नहीं रख सकता है। मतलब प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर नहीं है। अपना प्राइस क्या कर सकता है? खुद रखता है कि इस चीज का प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये इसमें मोनोपोली डिसाइड करता है। ठीक है। और क्या आ सकता है इसमें, बताइए? और इसमें क्या आ सकता है? स्केयर रिसोर्सेस, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर स्केयर रिसोर्सेस। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर स्केयर रिसोर्सेस, यानी जो स्केयर रिसोर्सेस है उससे क्या होता है? उस पर कंट्रोल बना रहता है। हमारा मोनोपोली से क्या फायदा है? तो उस पर क्या है? कंट्रोल बना रहता है। उसको सभी लोग यूज ना कर सके, लिमिटेड मात्रा में उसको क्या करें? यूज करें, जिससे क्या वो फ्यूचर के लिए भी बचा रहे। तो उस पर क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एक कंट्रोल उस पर बना रहता है। स्केयर रिसोर्सेज पे क्या होता है? कंट्रोल बना रहता है वो। ठीक है। और मोनोपोली में क्या है? तो मोनोपोली में स्टार्टअप कॉस्ट क्या हो सकता है? वेरी हाई होता है। स्टार्टअप कॉस्ट क्या होता है? वेरी हाई। वेरी हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट क्या होता है? इसमें वेरी हाई होता है। ठीक है। और क्या होता है इसमें, बताइए? और भी कुछ होता है क्या? और इसमें क्या होता है, बताइए? तो और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिएगा तो कंज्यूमर को क्या होता है? हायर प्राइस पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई और सब्सिट्यूट तो अवेलेबल है नहीं, जो है वही है। तो उसको खरीदना ही है, वो चाहे कितना भी महंगा क्यों ना मिले। अगर वो जरूरत है तो हम उसको लेंगे ही। ठीक है। तो उसका अगर कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हायर प्राइस भी पे करना पड़ता है कंज्यूमर को। हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर। और क्या होता है, बताइए? यहाँ पे क्या लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस भी है। लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? आईसीआई स्टडी मटेरियल से क्या कर रहे हैं? जो जो आपका जो ऑब्जेक्टिव बनने लायक पॉइंट है उसको क्या कर रहे हैं? हम एक लिख रहे हैं। ठीक है। उसको क्या करें? उसमें से निकाल करके आपका एक क्या करें? नोट्स टाइप का हम यहाँ पे क्या करें? तैयार करें। ठीक है।
जिसमें कि आप एग्जाम टाइम में ये पढ़ लीजिए, मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, सिंगल सेलर सिंगल बाय, ठीक है, फर्म इक्वल इंडस्ट्री होता है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, बैरियर है, सब्स्टिट्यूट नहीं है इसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होता है, लेस देन 1 होता है। तो मोनोपोली क्या होता है, प्राइस मेकर ना कि प्राइस टेकर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मोनोपोली में होता है बेस्ट, ठीक है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है किस पे, स्केयर रिसोर्सेज पे। वेरी हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट होता है किसमें, तो मोनोपोली में। हायर प्राइस कंज्यूमर को कब पे करना पड़ता है, मोनोपोली में। लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कहाँ होता है, तो मोनोपोली में। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक हम लोग पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम में हमको उतना टाइम ना देना पड़े उस चैप्टर पे, और हम एक बार एक नजर इसको डाल ले तो पूरा का पूरा क्या हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो वही हम लोग क्या करें, एक एक पॉइंट को हम लोग जिससे छूटे ना वो हम सारा यहाँ पे क्या करें, लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मोनोपोली का पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। मोनोपोली हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट हो गया। और भी कुछ बचा है क्या मोनोपोली में, बताइए, और भी कुछ बचा है क्या। एक पॉइंट और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैक ऑफ इनोवेशन। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा इनोवेट नहीं करते हैं, तो लैक ऑफ इनोवेशन, लैक ऑफ इनोवेशन, ज्यादा इसमें हम लोग इनोवेट नहीं करते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या, अर्निंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट एबव नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं, किसमें, तो लॉन्ग रन में। किसमें, तो लॉन्ग रन में, ठीक है। और भी इसमें कुछ हो सकता है क्या, बताइए। अब अगर मोनोपोली का बात करें तो इसमें क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो फर्म डिमांड कर्व के बराबर और एवरेज रेवेन्यू के क्या होता है, बराबर होता है। यानी मार्केट डिमांड और फर्म डिमांड, यानी मार्केट डिमांड कर्व और फर्म डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू, ये तीनों का तीनों क्या होता है हमारे इसमें, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और एक और इसमें अगर बात करें हम मोनोपोली में, तो लिखिएगा यहाँ पे क्या, रिलेशन का, किसका रिलेशन, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोपोली क्या आएगा, बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर निगेटिवली स्लोप्ड। कैसा स्लोप्ड होता है, निगेटिवली, निगेटिवली, निगेटिवली स्लोप्ड है, इसी को क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, या फिर निगेटिवली स्लोप्ड, कुछ भी बोलिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलिए या फिर निगेटिवली स्लोप्ड बोलिए, ठीक है। तो ये किस में होते हैं, तो ये रिलेशन है किसका, तो
एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का अंडर मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट में क्या होते हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के दोनों क्या होते हैं, निगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। कैसा स्लोप्ड होते हैं, निगेटिवली स्लोप्ड, यानी डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लिखिएगा, एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी जीरो। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, इसका जीरो नहीं होगा, बट मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो और इवन निगेटिव, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जीरो नहीं होगा, यानी वो हमेशा क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। यानी वो क्या करेगा, एवरेज रेवेन्यू जो वाई एक्सिस से जो आएगा हमारा डाउनवर्ड की तरफ, तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को क्या करेगा, वो कट नहीं करेगा। और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो जीरो भी हो सकता है और इवन वो निगेटिव, यानी वो कट करके और नीचे की तरफ भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट लिख ही लीजिएगा, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो वाई एक्सिस को जब, सॉरी एक्स एक्सिस को जब कट करता है, तो वो क्या करता है कि वो दो पार्ट में क्या करता है, वो डिवाइड करता है। इसको एक्स एक्सिस को इक्वली, एक्स एक्सिस को क्या करता है, वो इक्वली क्या करता है, एवरेज रेवेन्यू को वो क्या करता है, इक्वली टू पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ पे लिखिएगा इट, यानी कौन, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कट द horizontal line between y-axis and average revenue into टू इक्वल पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे एवरेज रेवेन्यू जो है वो क्या करता है कि वो हॉरिजेंटली क्या करता है, आता है, तो हॉरिजेंटली वो क्या करता है, वाई एक्सिस को एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा किस पे बात था, ये हमारा था मोनोपोली पे। तो मोनोपोली का हमारा यहाँ पे सारा पॉइंट खत्म होता है। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो परफेक्ट कंपटीशन। तो टाइप्स ऑफ मार्केट दो पढ़ लिए, या शुरू से अगर बात करें तो हम लोग क्या पढ़े, पहले मीनिंग ऑफ मार्केट पढ़े, एलिमेंट ऑफ मार्केट देखा क्या क्या होता है, बायर सेलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, बार्गेनिंग पावर फॉर प्राइस, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन होना चाहिए। क्लासिफिकेशन का बात करें तो एरिया के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, ट्रांजेक्शन के बेसिस पे, रेवोल्यूशन के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, और फिर टाइप्स ऑफ कंपटीशन अभी देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ कंपटीशन हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था, ज्योग्राफिकल एरिया हम लोग देखे, लोकल मार्केट होता है, रीजनल मार्केट होता है, नेशनल मार्केट होता है, इंटरनेशनल मार्केट होता है। टाइम के बेसिस पे देखें तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है, शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है हमारा, लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है। फिर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखें तो कौन कौन सा, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट बोलिए, या फॉरवर्ड मार्केट बोलिए, या फ्यूचर मार्केट बोलिए। फिर रेगुलेशन के बेसिस पे बात करें तो रेगुलेटेड मार्केट या फिर अनरेगुलेटेड मार्केट होता है, दो होता है। वॉल्यूम के बेसिस पे भी दो होता है, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। टाइप्स ऑफ कंपटीशन में दो होते हैं, कितना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और ये हमारा भी क्या है, रनिंग में है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट में देखें तो क्या गया, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस होता है, डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है, ठीक है। फिर सुपर प्रॉफिट देखिएगा तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, तब हो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट या नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। लॉस कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फर्म हमको कब शट डाउन कर देना चाहिए, जब एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा हमारा क्या हो जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है, तो हमको
उस समय पर हमको क्या करना चाहिए, फर्म को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। फिर इन द लॉन्ग रन फर्म विल अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में क्या है, वो जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाएगा लॉन्ग रन में, ठीक है। उसके बाद फिर देखें क्या मोनोपोली, तो मोनोपोली में क्या क्या है, सिंगल सेलर मेनी बायर। इसका एग्जांपल क्या था, रेलवे था। फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री होता है, एंट्री रिस्ट्रिक्शन है, बैरियर है इसमें। सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं होती, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें कितना होता है, लेस देन 1 होता है। मोनोपोली क्या है, प्राइस मेकर है ना कि प्राइस टेकर है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ट किस में होता है, तो मोनोपोली में होता है। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर स्केयर रिसोर्सेज किस में होता है, तो मोनोपोली में होता है। हाई इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट किस में आता है, मोनोपोली में आता है। हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर किस में पड़ता है, मोनोपोली में पड़ता है। लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किस में, मोनोपोली में है। लैक ऑफ इनोवेशन किस में होता है, मोनोपोली में होता है। अर्निंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट, अर्निंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट एवं नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या थोड़ा सा ज्यादा एवं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो मार्केट डिमांड कर्व इज इक्वल टू फर्म डिमांड कर्व इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है। रिलेशनशिप बिटवीन देखें किसमें, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में, मोनोपोली में। तो क्या होता है, बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर नेगेटिवली स्लोप्ड या डाउनवर्ड स्लोप उसको बोलते हैं। एवरेज रेवेन्यू कैन नॉट बी जीरो बट मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो और इवन नेगेटिव। फिर क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कट द हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन वाई एक्सिस एंड एवरेज रेवेन्यू इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मोनोपोली का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे देखेंगे क्या था, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ओलिगोपॉली है, मोनोपोसोनी है, डिओपॉली है, ठीक है। तो ये सब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।